बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर असलम जावेद और आप देख रहे हैं दी एक्सएम एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम एमपीटी मॉक टेस्ट 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने इस टेस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट पार्ट में मैंने सबसे इजी क्वेश्चंस रखे हैं, सेकंड में मीडियम और उसके बाद डिफिकल्ट। तो आइए शुरू करते हैं इजी सेक्शन को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 98 में हमने राउंड ऑफ करना है और नाउ राउंड ऑफ करना है हमने नियरेस्ट 100 में 3 डिजिट्स होते हैं। ये 100 तो 3 डिजिट्स हैं, तो हमने इसके ये 3 डिजिट्स ले लेने हैं। 756 है हमारे पास और हम देख सकते हैं 756 के हंड्रेड्स में नियरेस्ट वैल्यू 700 होगी या 800 होगी। अब चूंकि ये 750 से ज्यादा है, बड़ी वैल्यू है, सो ये नियरेस्ट होगी 800 के, तो इसका मतलब आंसर हमारे पास 800 होना चाहिए। तो 800 हमारे पास ए ऑप्शन में, सो ये इसका ए ऑप्शन इज द आंसर। 99 नंबर है क्वेश्चन नेक्स्ट वाला हमारा। द रिकॉर्ड फॉर रैपिड टाइपिंग विद स्टैंडर्ड टाइपराइटर इज हेल्ड एट अल्बर्टा टगोरा on October 23rd, 1923. He typed a range of 147 words in a minute, around 175 to nearest 10. अब nearest 10 में हमारे पास 2 डिजिट्स होते हैं, इसका मतलब हमने यहाँ पे इसके 2 डिजिट्स ले लेने हैं और वो पहले 2 डिजिट्स हमारे पास हैं 47। अब 47 को हम देख सकते हैं, 47 से जो लोअर वैल्यू है 10 का मल्टीपल वो 40 है और जो इससे अपर वैल्यू 10 का मल्टीपल है वो 50 है। एंड यू कैन सी 47 is more closer to 50 as compared to 40, so इसका आंसर होगा 150। तो 150 is B ऑप्शन। इन अदर वर्ड्स हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, यहाँ पे हमने 47, इसका मतलब हमने यहाँ पे 7 को राउंड करना है। 7 जो हमारे पास 5 से ग्रेटर वैल्यू है, लिहाजा यहाँ पे इसको हम नेक्स्ट में 1 ऐड कर देंगे, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो और 7 को 0 बना देंगे, 150 बन जाएगा। इसी तरह से अब क्वेश्चन 115 है नेक्स्ट वाला। ऐड करना है हमने 3x + 4y और 5x - 3y को। अब 3x को 5x में ऐड करें, 3x + 5x ये बनता है 8x। तो 8x हमारे पास एक ए ऑप्शन में है, 8x हमारे पास सी ऑप्शन में, बी ऑप्शन में नहीं है, इसको क्रॉस कर देंगे। उसके बाद 4y - 3y + y होता है, तो प्लस y हमारे पास यहाँ पे ए में ये -y लिहाजा ए ऑप्शन भी क्रॉस हो जाएगी। हमारे पास ये सी ऑप्शन है, 8x + y बनता है, सो आंसर इज सी ऑप्शन। सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ 3x + 5y, तो ये 3x - 5y हो सकती है या फिर 5y - 3x हो सकता है। ये दोनों की सब्ट्रैक्शन हो सकती है क्योंकि हमें ये ऑर्डर में गिवन नहीं है कि किसको किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन लकीली ये दोनों ही ऑप्शंस में नहीं है, ए बी सी ऑप्शन में ये दोनों नहीं है, सो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन नन। 119 क्वेश्चन, द अलजेब्राइक फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट इसको अलजेब्रा में हमने कन्वर्ट करना है। सब्ट्रैक्ट 10 टाइम्स अ नंबर x, इसका मतलब 10 टाइम्स x का मतलब 10x, तो 10x हमारे पास ए ऑप्शन में मौजूद है, 10x बी ऑप्शन में मौजूद है, सी में नहीं क्रॉस कर देंगे, डी में नहीं है क्रॉस कर देंगे। अब हमने क्या 10x को क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करना इसका साइन माइनस होना चाहिए, तो ए ऑप्शन में माइनस नहीं है लिहाजा ये भी क्रॉस हो जाएगा, सो आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, द अलजेब्राइक फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट 4 टाइम्स ए का 4 टाइम्स इज एडेड, 4a हमने ऐड करना है, तो 4a हमारे पास यहाँ पे भी 4a है, इसमें भी 4a है, यहाँ पर भी सब में 4a है, तो इस पे हम किसी को डिस्कार्ड नहीं कर सकते। टू 3 टाइम्स ऑफ द 3 टाइम्स हमने लेना है, किसका 3 टाइम, डिफरेंस ऑफ b एंड ट्वाइस ऑफ c, b और ट्वाइस ऑफ c, तो b एंड ट्वाइस ऑफ c का डिफरेंस, तो b एंड ट्वाइस ऑफ c का ये डिफरेंस है हमारे पास, इसका 3 टाइम ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो इसका मतलब हमारे पास आंसर यहाँ पे आ गया डी ऑप्शन। डिफरेंस ऑफ b एंड ट्वाइस ऑफ c, डिफरेंस ऑफ b एंड ट्वाइस ऑफ c यानी कि b - 2c, उसका 3 टाइम्स, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये इसका आंसर आ जाता है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज, सम ऑफ एंगल जो 180 डिग्री होता है, ए ऑप्शन आ जाएगा। इन विच क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसिंग कह लें या इसको
यहाँ पे ये होना चाहिए, क्योंकि बाइसेक्ट तो ये रेक्टेंगल में भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, पैरेललोग्राम में भी करते हैं, रोम्बस में भी करते हैं, सिर्फ ट्रेपेजियम में नहीं करते। अब यहाँ पे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री या एट राइट एंगल। जब हम एट राइट एंगल कहेंगे तो फिर से ये हमारे पास सिर्फ रोम्बस आएगा। रोम्बस में राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, जबकि पैरेललोग्राम में भी एंगल 90 नहीं होता और रेक्टेंगल में भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता। सेकंड हमारा इसका क्वेश्चन, इसका वेरिएशन ये बन सकती है, इन विच ऑफ द क्वाड्रिलेटरल डायगोनल डज नॉट बाइसेक्ट ईच अदर। तो फिर हमारा इसका आंसर जो होगा वो ट्रेपेजियम आ जाएगा। ट्रेपेजियम में बाइसेक्ट नहीं करते हैं। अगर हम यहाँ पे नेगेशन में आ जाएगा डज नॉट बाइसेक्ट ईच अदर या डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर, फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ट्रेपेजियम। बाकी सब में बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन उनमें डिफरेंस ये था कि रोम्बस में बाइसेक्ट एट 90 डिग्री होते हैं या राइट एंगल होते हैं, और बाकियों में जो है वो 90 डिग्री नहीं बनता। द एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कल का एरिया, एक एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और रेडियस हमारे पास होता है, चूंकि डायमीटर जो है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, तो यहाँ से रेडियस की वैल्यू निकालें तो d/2। तो d/2 यहाँ पे इसका ऑप्शन में हमारे पास, इसमें भी यहाँ पे थोड़ा सा एरर है। ये हमारे पास यहाँ पे r की जगह पे जब इसकी वैल्यू d पुट करेंगे तो ये हो जाएगा पाई d/2 इसका स्क्वायर, यानी कि पाई d²/4 बनेगा। तो पाई d²/4 ये नियरेस्ट इसका जो बनता है वो ए ऑप्शन बनती है, लेकिन इसमें यहाँ पे 4 होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास 130 नंबर, लुक एट द सीरीज। अब यहाँ पे हमारे पास ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 बन जाता है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 16 हो जाता है, तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 हमारे पास आएगा, और 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 बन जाएगा। तो इसका इसमें आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन 32। 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, डबल हो रहा है हर नंबर, नेक्स्ट वाला जो है 32 2 64। ये था हमारा इजी सेक्शन, जिसमें किसी किस्म की कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं थी, जस्ट आपका बैकग्राउंड नॉलेज इसमें यूज होना था। अब हमारे पास जो सेकंड सेक्शन है मीडियम, जिसको हमने कहा है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन, कुछ प्लस माइनस, कुछ मल्टीप्लिकेशन कैंसलेशन, ये आपको जरूरत पड़ेगी, कुछ फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये हमारा मीडियम लेवल होगा। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 हमारे पास है, अ रोप इज कट इनटू 2 पीसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब हमारे पास यहाँ पे इसका जो एक लॉन्गर पीस होगा उसकी रेशियो 3 है, तो उसकी लेंथ होगी 3x जो लॉन्गर पीस है, और जो शॉर्टर पीस है उसकी रेशियो 2 है, तो उसकी लेंथ होगी 2x। हमें यहाँ पे लॉन्गर की लेंथ गिवन है, वो है 9.6, तो यहाँ पे इसको 9.6 के इक्वल रख देंगे। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, 3 पे डिवाइड कर दें 9.6 को, यहाँ से ये 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.2। x की वैल्यू 3.2 आ गई। फाइंड द लेंथ ऑफ शॉर्टर, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 × 3.2, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6.4, तो 6.4 इज ए ऑप्शन। If the degree measure of the two angles of an isosceles triangle is 1:3, what is the degree measure of the largest angle if it is not the base angle? अब यहाँ पे ये हमारे पास ये 1:3 है, और ये जो लार्जेस्ट एंगल वो बेस एंगल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे ये इस तरह से बनेंगे, ये रेशो और ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, और ये रेशो जो 3 है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास ये दो एंगल्स सेम होंगे, और ये एंगल जो लार्जेस्ट एंगल होगा। अब यहाँ पे हमें रेशियोज दी हुई हैं 1:1, 1:1:3, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये रेशियो जो है ये डुप्लीकेट हो रही है 1 जो है, और उसने चूंकि कहा जो लार्जेस्ट एंगल वो बेस एंगल नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी रेशियो 1:1, ये दो एंगल सेम होंगे। अगर हमारे पास ये लार्जेस्ट एंगल बेस एंगल होता तो फिर यहाँ पे 3 नीचे आ जाता और ऊपर वाला एंगल 1 होता। अब यहाँ पे इसको जो लार्जेस्ट एंगल फाइंड करना है, हम इसको x से मल्टीप्लाई कर दें, जो बेस एंगल्स होंगे वो x, और ये लार्जेस्ट एंगल जो होगा वो 3x होगा, तो x + x 2x हो जाएगा, 2x + 3x 5x हो जाएगा। ये 5x तीनों एंगल्स का सम, ये भी x, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी x से और इसको भी x से, टोटल 5x आ जाएगा। और ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ से हम इसमें x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, 180 को 5 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 36 आ जाएगा। 180 डिवाइड बाई 5 36 आ जाएगा। और हमने यहाँ पे फाइंड करना है लार्जेस्ट एंगल, जो कि हमारे पास है 3x के इक्वल, तो यहाँ पे इसको 3x यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो हमारे पास 36 इंटू 3 तो 108 आ जाएगा। 108 इज बी ऑप्शन। An aeroplane is traveling at 1200 km per hour. Find the number of minutes it will take to travel 100 km. अब 1200 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए ये इसकी स्पीड है, यानी कितने किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में, और हमें फाइंड करना टाइम मिनट्स के अंदर। तो ये इतना टाइम हमारे पास यहाँ पे ये 60 मिनट में, एक घंटा यानी कि 60 मिनट में यहाँ पे ये ट्रेवल करता है। यूनिटी मेथड यूज करेंगे। 1 किलोमीटर कितने में करेगा, 60 डिवाइड बाई 1200 हो जाएगा। और हमें फाइंड करना है कि 100 किलोमीटर कितने टाइम में, कितने मिनट में करेगा, तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। ये 2 जीरो इससे कट जाएंगे। 12 5 60 होता है, तो टाइम आ जाएगा हमारे पास 5 मिनट। अब इसका आंसर हम देख सकते थे, क्योंकि एक घंटे में 1200 किलोमीटर कर लेता है, तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, और उसने करना है 100 किलोमीटर, डिस्टेंस सिर्फ 1200 से कम है। इसका मतलब जो आंसर आपका है वो 60 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसके बेस पे हम सी ऑप्शन और डी ऑप्शन को क्रॉस कर सकते हैं। सी और डी क्रॉस कर देंगे तो हमारा आंसर या तो 4 मिनट होगा या फिर 5 मिनट होगा। हमने आंसर कैलकुलेट किया, वो 5 मिनट आ गया। 97 क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। एन ओवरनाइट ट्रेन लेफ्ट सिंगापुर एट 22:40 एंड रीच कुआलालंपुर एट 5:15 ऑन द फॉलोइंग डे। अगले दिन 5:15 पे वो कुआलालंपुर में पहुंच जाती है। तो नेक्स्ट डे के उसने जो टाइम कंज्यूम किया वो 5 hours and 15 minutes है, जबकि जो पिछले नाइट का जो टाइम था 12 बजने से पहले का, वो 1 घंटा 20 मिनट बनते हैं। 1 घंटा 20 मिनट पिछले दिन के और 5 घंटे 15 मिनट नेक्स्ट डे के, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये उसका टोटल लेंथ आ जाएगी उसकी जर्नी की। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 6 और ये 35। 635 मीन सी ऑप्शन। और यहाँ पर भी हम देखें, क्योंकि रात के 10:40 और अगली सुबह के 5:15 है, इसका मतलब जो आपका टाइम होगा वो 40 से ज्यादा नहीं हो सकता, 24 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो 24 क्योंकि ज्यादा नहीं हो सकता, तो ये डी ऑप्शन क्रॉस हो जाएगी, बी ऑप्शन क्रॉस हो जाएगी। तो नियरेस्ट आंसर आपका 630 या 635 बनता है। तो हमने कैलकुलेट किया, वो 635 आ गया। A bus travels, a bus leaves its terminal with 22 passengers. 22 पैसेंजर्स के साथ उसने वो रवाना हुई है, ये 22 लिख लिया। एट फर्स्ट स्टॉप 7 पैसेंजर्स गेट ऑफ, इसमें 7 माइनस कर देने, 7 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 15। एंड 12 गेट ऑन, और 12 उसके ऊपर दोबारा से बैठ गए हैं, तो ये इसमें ऐड कर देने, ये बन गए 27। तो फर्स्ट स्टॉप के बाद उसके अंदर, बस के अंदर 27 पैसेंजर्स हैं। एट द सेकेंड स्टॉप 18 गेट ऑफ, 18 इसमें से माइनस कर देंगे, 18 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9। एंड 4 गेट ऑन, 4 उसके ऊपर दोबारा से बैठ गए और पैसेंजर वहां से सवार हो गए, ये बन गया आंसर 13। हाउ मेनी पैसेंजर्स रिमेन ऑन द बस, आंसर इज सी ऑप्शन। 101 क्वेश्चन। हाउ मेनी 12 yards pieces can be obtained from the 375 yard। 375 यार्ड में से कितने हम 12 यार्ड के पीसेस निकाल सकते हैं, तो 375 को हम डिवाइड कर देंगे 12 से, 12 3 36। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन, ये ए ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि आंसर में 3 आ गया, बी ऑप्शन नहीं हो सकता। सो आंसर इज इधर सी और नन, डी। अब हम यहाँ पे माइनस करते हैं, ये 1 आ जाएगा 15, तो 12 1 12, तो हमारे पास ये आंसर 31, सी ऑप्शन आंसर आ गया। फाइंड मिसिंग नंबर टू कंप्लीट ईच ऑफ द सम। यहाँ पे हम, ये हायर लेवल का ऑपरेटर है, पहले 24 को 4 पे डिवाइड करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा 6। 6 में 8 ऐड करेंगे, तो 6 में 8 ऐड किया तो आंसर 14 आ गया। तो यहाँ पे इसका आंसर 14 आना चाहिए। तो 56 को 14 पे डिवाइड कर देना है, 14 पे डिवाइड कर देना 56 को, तो 14 पे डिवाइड करेंगे, 14 4 और 56 होता है, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास बी ऑप्शन। आफ्टर द प्राइस इंक्रीज टू 2 इन 1994, प्राइसेस जो है वो इंक्रीज होकर 2 हो गई है, 2 बन गई है इन 1994। इट कॉस्ट द कंपनी ऑफ पोस्टिंग 1500 लेटर्स बिकेम 2820। अगर उसकी कॉस्ट जो है 2 रुपीज हो जाए, तो उसके जो कंपनी को 1500 लेटर पोस्ट करने की जो कॉस्ट आती है वो 2820 आती है। कैलकुलेट द परसेंटेज डिस्काउंट। अब 1500 लेटर्स हैं,
और एक लेटर की कॉस्ट हमें गिवन है, इंक्रीज करने के बाद 2 हो गई है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा 3000। एक्चुअल उनकी कॉस्ट जो बनती है वो 3000 बनती है, जबकि वो पे कर रहे हैं 2820। तो 2820 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हमारा इसका डिस्काउंट आ जाएगा, डिस्काउंट हमारा आ जाएगा, इनमें से माइनस किया 180 डिस्काउंट आ गया। अब हमने फाइंड करनी है डिस्काउंट परसेंटेज, तो 180 का डिस्काउंट मिला है हमें, और हमारी जो बेसिक प्राइस थी जिसके ऊपर डिस्काउंट मिला है वो 3000 थी, तो डिवाइड बाय 3000 आ जाएगा। मल्टीप्लाई परसेंटेज फाइंड करनी है, 100% से मल्टीप्लाई कर दें, ये 2 जीरो इससे कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 जीरो इससे कैंसिल हो जाएगी, 3 6 और 18, 6%, सी ऑप्शन। Ahmed invest 2500 rupees at an annual rate of 6% simple interest. Find for the 8 months he withdraw all money. 8 months के बाद उसने तमाम पैसे वापस निकाल लिए। How much he receive? अब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था, प्रिंसिपल अमाउंट 2500 है, इंटू इंटरेस्ट रेट 6% है, यानी कि 6/100, इंटू टाइम 8 मंथ्स। अब ये मंथ्स में है, मंथ्स है तो इसको डिवाइड करेंगे 12 पे, ईयर्स बना लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे अब ये कैंसिलेशन हो जाएगी, ये इससे कट जाएगा 2 जीरो से, ये 6 2 12 होता है, और ये 2 4 8 होता है, 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 रुपीज उसका इंटरेस्ट बनेगा। अब उसने कहा है जी ही विड्रॉज ऑल मनी, तमाम पैसे उसने वापस ले लिए, तो 100 रुपीज तो उसको इंटरेस्ट के तौर पे मिले, 2500 उसने खुद अपने डिपॉजिट करवाए थे, तो दोनों मिलकर ये बनेगा 2600, सो 2600 मीन ए ऑप्शन। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा गौर से, यहाँ पे 100 भी मौजूद है, तो ये नहीं कि यहाँ पे आंसर 100 निकले और फौरन से आप इसको टिक कर दें, आंसर 100 मौजूद होने की वजह से जरा आपने क्वेश्चन को दोबारा रीड कर लेना है कि इसमें पूछा क्या गया। उसने कहा विड्रॉ ऑल मनी, तो ऑल मनी उसकी 2500 अपनी मनी पैसा था, और 100 उसको जो है वो मिला है इंटरेस्ट का, तो टोटल 2600 हो गया। 106 नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर विच इज एन एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ बोथ। अब इसका मतलब स्मॉलेस्ट फाइंड करना है और इनका मल्टीपल हो, यानी कि एलसीएम फाइंड करना है, तो 88 और 110 का एलसीएम निकाल लेंगे, तो एलसीएम लेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 88 का एलसीएम निकालना है। अब यहाँ पे आंसर इसका 44, एलसीएम लेना, तो एलसीएम नंबर जो 88 से भी बड़ा होगा 110 से भी बड़ा होगा, लिहाजा 44 नहीं हो सकता, 22 नहीं हो सकता, आंसर इज इधर 480 और 440। हम इसको डिवाइड करते हैं जी 2 पे, ये 44 आ जाएगा और ये 55 आ जाएगा, फिर इसको हम 11 पे डिवाइड कर सकते हैं, 11 4 44, 11 5 55। अब ये हमारे पास फर्दर डिवाइड एक टेबल में नहीं आते हैं, तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 × 11 × 4 × 5, ये 2 × 11 22 होता है, 4 × 5 20 होता है, तो 20 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 440 आ जाएगा, बी ऑप्शन इज द आंसर। सेकेंडली हम इसको यूं भी देख सकते थे, यहाँ पे हमारे पास ये 88 को 11 डिवाइड करता है, तो 48 को 11 डिवाइड नहीं करता, इसको 480 को 11 डिवाइड नहीं करता, चूंकि ज्यादा ये डी ऑप्शन इसका आंसर नहीं हो सकता। ये जो डिवाइजर्स हैं ये 11 4 तो करता है, इसको 5 भी करता है, 2 भी करता है, लेकिन 11 जो इसका इनका दोनों का डिवाइजर है एलसीएम का, वो 480 को डिवाइड नहीं करता, लिहाजा यहाँ पे इनको ये मल्टीप्लीकेशन से हम यहाँ पे बच सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 440 को 11 भी डिवाइड करता है, 5 भी करता है, 4 भी करता है, 2 भी करता है, सारे करते हैं, लिहाजा 440 इज द आंसर। नेक्स्ट है 107, अली इन्वेस्ट 2500 एट द रेट ऑफ 6%, आफ्टर 8 years व्हाट एडिशनल अमाउंट ही विल ही रिसीव। यहाँ पे एडिशनल अमाउंट है, जबकि ऊपर वाले क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे 105 में टोटल अमाउंट थी, तो यहाँ पे हमारे पास ये 2500 है, इंटू इंटरेस्ट रेट 6%, यानी कि 6/100, और टाइम यहाँ पे 8 years है, ये मंथ्स नहीं है ईयर्स है, तो लिहाजा 8 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 जीरो इससे कैंसिल हो जाएंगे, 25 को 8 से मल्टीप्लाई करें 200 होता है, 200 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 आंसर आता है, तो आंसर इसका 1200 बी ऑप्शन आ गया। रेक्टेंगल हैज पेरीमीटर ऑफ, ये हमारे पास रेक्टेंगल उसका पेरीमीटर होता है, लेंथ विड्थ, ये हमारे पास लेंथ दी हुई 2.75 इसकी लेंथ है, 2.75 लेंथ है, तो इसका आंसर जो होगा वो 2.75 से कम होगा, लिहाजा इसका आंसर सी और डी नहीं हो सकता, आंसर विल बी ए और बी। अब हम इनमें से ए को ट्राई कर लेते हैं, यहाँ पे इसकी विड्थ 2 रख लेते हैं,
अब इसका पेरीमीटर होता है, इन सबको हमने सम कर देना है, इन चारों लेंस को, तो ये इसका पेरीमीटर बन जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 2 + 2 4 बनता है, और ये 2.75 और ये 2.75 ये दोनों को ऐड कर देते हैं यहाँ पे 2.75 2.75, तो हमारे पास ये 5 + 5 10 होता है, 7 + 7 14 होता है, और 1 15 होता है, और हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा 4 + 2 6 और 8 9, तो 9.5 इसका बन गया। सो इसका आंसर हो गया बी ऑप्शन। और अगर ये ना बनता यहाँ पे 9.50 ये पेरीमीटर ना बनता तो फिर इसका आंसर ए ऑप्शन होता, क्योंकि सी और डी हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि उसने हमें यहाँ पे बताया कि ये जो 2.75 ये उसकी लेंथ है, तो इसका मतलब विड्थ जो होती है वो हमेशा कम होती है लेंथ से, तो आंसर जो होगा वो 3 और 4 से लेसर होगा। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1111 12 yard long piece can be obtained from 375 yard cloth. How much cloth will be wasted? यानी कि जो 12 यार्ड के पीस नहीं बन सके वो वेस्ट होगा, जो बाकी बच जाएगा। इसका मतलब ये होगा जो उसका पीस वेस्ट होगा उसकी लेंथ 12 यार्ड से कम होगी। तो यहाँ पे ये सारी ऑप्शन ही 12 यार्ड से कम है। ओके, हम यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं 375 को। 12 3 * 36 हो गया, 1 बच गया, 12 1 * 12 आ गया, रिमाइंडर 3, ये जो रिमाइंडर है ये हमारा आंसर है, तो आंसर हो गया सी ऑप्शन। ये 3 यार्ड बच गया, 3 यार्ड जो है वो अब 12 यार्ड का पीस नहीं बन सकता, ये हमारा पीस वेस्ट हुआ है। सो वेस्टेज की लेंथ हमारे पास आ गई 3। नेक्स्ट हमारे पास है जी गिवन दैट एस, ये रिलेशन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। अब टी की वैल्यू फाइंड करनी है, एस दिया हुआ है, तो एस दिया हुआ है 1 तो वो पुट कर देंगे, एस यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को टी से मल्टीप्लाई करेंगे टी बन जाएगा, प्लस यहाँ पे एस की जगह पे पुट करेंगे 1 तो 2 × 1 2 आ जाएगा, प्लस 3t हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये t + 3t 4t बन गया, 2 - 10 -8 बन गया, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो 4t = 8, 8 को 4 पे डिवाइड कर देना है, तो t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, ए ऑप्शन। सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज x = 3, इस इक्वेशन का सोल्यूशन x = 3 सोल्यूशन है, तो लिहाजा इसको सेटिस्फाई करेगा, इट मीन आपने x की जगह पे 3 पुट कर देना। तो यहाँ पे x² 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे x की जगह 3 पुट करेंगे तो ये 3k बन जाएगा, प्लस 9 = 0। ये 9 + 9 18 हो गया, इट मीन्स 3k = ये 18 दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा। अब k की वैल्यू फाइंड करनी है, 18 को 3 से डिवाइड कर देंगे, -6 मीन सी ऑप्शन, आंसर आ गया। सिंप्लीफिकेशन टू द एक्सप्रेशन, अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमने, तो ये -3x² बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें -6x हो जाएगा, आगे प्लस 9 को 4 से करेंगे 9 4 = 36x हो जाएगा, -9x² हो जाएगा। अब ये 9x² और -3x², ये -12x², -12x² इसमें ओके है, यहाँ पे क्रॉस कर देंगे, इसमें नहीं था, इसमें -12x² नहीं है, क्रॉस कर देंगे, इसमें -12x² है, तो आंसर ए या डी ऑप्शन होगा। अब हम देखते हैं इसमें -6x और प्लस 36x, ये प्लस 30x बनता है, तो प्लस 30x ए ऑप्शन, सो आंसर इज ए। 118 नंबर क्वेश्चन, x की वैल्यू में गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, z की गिवन है, इसमें हम पुट कर देंगे 4, x की जगह पे 2 पुट कर देंगे, और उसके बाद y की जगह -3 पुट कर देंगे, ब्रैकेट में 3z, z की जगह पे हमारे पास वैल्यू 3 है, उसकी 3 पुट कर देंगे, -2, x की जगह पे वैल्यू 2 है, 2 पुट कर देंगे। अब ये 3 3 = 9, 9 माइनस ये 9 आ गया, और ये 2 2 = 4 आ गया, 9 - 4, और इधर से ये 4 2 = 8 आ गया, 8 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -24, ये बन गया। अब यहाँ पे -24, 9 - 4 करेंगे 5 आ जाएगा, 5 को 24 से मल्टीप्लाई करना, -24 × 5, तो ये -120 आंसर आ जाएगा इसका। इवेल्युएट द एक्सप्रेशन, अब यहाँ पे ये हायर लेवल के दो ऑपरेटर्स हैं, पहले इनको सॉल्व करेंगे, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ जाएगा, 8 को 4 पे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, तो ये दरमियान में +2 बच गया। अब ये +2 और -2 कट जाएंगे, आंसर इज 21, ये ऑप्शन। ये हायर लेवल के दो ऑपरेटर्स हैं, इनको पहले सॉल्व करेंगे। अब उसमें भी यहाँ पे भी ये फर्स्ट में भी ये 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 20 को 4 पे डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, +8 माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। अब ये 8 + 5 13 हो गया, 13 में 6 माइनस करेंगे 7,
A answer. If 40% of a number is 320, 40% is 320. अब इसका हम यहाँ पे ले लेंगे, यूनिटी मेथड यूज कर लेंगे, तो ये 40% से डिवाइड कर देना 320 बाई 40%, और हमने फाइंड करना है 60%, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो चीज़ फाइंड करनी है उससे मल्टीप्लाई कर देना, जो गिवन है उससे परसेंटेज से डिवाइड कर देना। ये परसेंटेज से हमारे पास ये परसेंटेज कट जाएगी, ये 0 से 0 कट जाएगा, 4 8 are 32। अब 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 होता है, 48 मीन 480 ए डी ऑप्शन। नेक्स्ट 131 नंबर क्वेश्चन, ये सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे 48 में यहाँ पे 8 ऐड करें तो हमारे पास ये 56 होता है, 56 में 10 ऐड करें तो 66 होता है, 66 में यहाँ पे हमारे पास अब ये 12 ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये पैटर्न आ रहा है, ये 8 10 तो नेक्स्ट 12 बनेगा, 12 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 78, 78 में नेक्स्ट हमने फिर 14 ऐड करने हैं तो ये बन जाएगा 92। तो इसका मतलब ये 8 10 12 14 ये इवन नंबर का पैटर्न बन रहा है, इवन नंबर के पैटर्न के साथ ये 78 आंसर आता है। सो आंसर इज 78 सी ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 132, ये भी सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पे ये रिवर्स सीक्वेंस है, तो हम यहाँ से के से स्टार्ट करते हैं। के के बाद के एल और एम दो लेटर मिसिंग है, एल और एम मिसिंग है। एन के बाद ओ एंड पी मिसिंग है, क्यू आ जाता है। इसी तरह से ई के बाद दो लेटर मिस करेंगे हम, एफ और जी, तो हमारे पास एच आ जाएगा। और एच के बाद दो लेटर मिस करें, आई एंड जे, तो के आ जाता है। तो इसका आंसर इज डी ऑप्शन एच। लुक एट द सीरीज, ये हमारे पास जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और नेक्स्ट अगस्त, अगस्त मीन ए ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास ये थोड़ी सी, ये इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मीडियम लेवल में रखा है, इसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है, क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस नहीं है, ये उससे हट के ये कॉमन सेंस कह लें या इसमें, तो ये क्लिक करने में थोड़ा सा टाइम ले सकता है। उसके बाद हमारे पास 136 नंबर क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीजिंग जो है वो सीक्वेंस है, और इसमें थोड़ा सा ग्रोथ जो है वो रैपिड है। तो यहाँ पे इसमें रेशियो टेस्ट या मल्टीप्लिकेशन वाला सीक्वेंस हम यहाँ पे, तो 10 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 5 आता है, 40 को 10 पे डिवाइड करें तो आंसर 4 आता है। या इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 10 होता है, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करें 40 होता है, और 40 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 120 आता है। अभी ऊपर हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन के नंबर्स हैं ये एक सीक्वेंस बना रहे हैं, डिक्रीजिंग सीक्वेंस, 5 4 3, अब हमें चाहिए यहाँ पे 2, तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 को तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 240, जो कि ए ऑप्शन बनता है। इसमें सी ऑप्शन को हम क्रॉस कर सकते थे, क्योंकि 120 के बाद 120 दोबारा नहीं आ सकता है, तो आंसर ये वो 360 480 या 240 हो सकता था, तो उसमें हमारे पास ए ऑप्शन आ गए। उसके बाद हमारे पास है एस एस एम टी जी, ये एस एस आने की वजह से और ये एम टी और फिर जी आ गया, तो इसका मतलब ये हमारा जो सीक्वेंस है ये ऑल्टरनेट सीक्वेंस है, मल्टीपल सीक्वेंस है। तो हमारे पास यहाँ पे ये एस एम जी ये एक सीक्वेंस बनाता है, लेकिन अब इसमें नेक्स्ट टर्म इसकी मिसिंग इसमें नहीं आती। दूसरा सीक्वेंस हमारे पास बनता है ये एस टी और इसकी टर्न है यहाँ पे, तो एस के बाद हमारे पास क्यू आर एस टी, ये कंसेक्टिव लेटर्स हैं, एस के बाद टी होता है, तो टी के बाद नेक्स्ट लेटर आना चाहिए यू, तो यू हमारे पास ये आ गया सी ऑप्शन, तो एस टी यू। 39 नंबर 8 15 28 53 199। अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख के करना पड़ेगा। 8 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें 16 होता है, तो 16 में से 1 माइनस करने से 15 बन जाता है, ये हमारा सेकंड नंबर आ गया। अब सेकंड नंबर 15, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 28 के करीब आ जाता है, यानी कि 30 बनता है, और 30 में से अगर हम 2 माइनस करें तो ये 28 बन जाता है। अब 28 को यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 56 होता है, जो कि इससे 3 ग्रेटर है, तो 28 मल्टीप्लाई टू 56, तो 56 में 3 माइनस करें तो ये हमारे पास 53 आया था। तो ये हमारे पास एक पैटर्न बन गया कि हमने नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें से 1 2 3 जो है वो माइनस करते जाना है। अब इसमें नेक्स्ट जो हमने माइनस करना होगा वो 4 होगा,
अब इसका मतलब 53 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 53 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 106 आ जाएगा, 106 में से 4 माइनस करेंगे तो 102 बनता है एंड 102 इज बी ऑप्शन। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे माइनस करने में पैटर्न में 5 आता है, तो 102 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 204 और 204 में से 5 माइनस करें तो ये 199, ये जो हमारे पास लास्ट नंबर था वो भी बन जाता है। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पे आंसर है बी ऑप्शन, वो राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है जी अल्फाबेटिक सीक्वेंस है। ए के बाद अगर हम बी को स्किप कर दें तो हमारे पास ये लेटर सी आ जाता है। सी के बाद अगर हम डी और ई को स्किप करें यानी कि 2 लेटर्स को तो एफ आता है। एफ के बाद जी, एच और आई 3 लेटर स्किप करें तो जे होता है। तो पहले 1 लेटर स्किप किया, फिर 2 लेटर स्किप किए, फिर 3, अब इसका मतलब 4 लेटर स्किप करने हैं। जे के बाद के, एल, एम, एन, ये 4 लेटर स्किप करेंगे, एन के बाद ओ आंसर आ जाएगा। ओ के बाद अब 5 लेटर स्किप करेंगे, ओ के बाद पी, क्यू, आर, एस, टी, ये 5 लेटर स्किप हो गए तो यू, इसका आंसर है सी ऑप्शन। और उसके बाद ये मीडियम लेवल का लास्ट क्वेश्चन, अ फार्मर कीप्स हेन्स एंड रैबिट्स ऑन हिज फार्म, वन डे ही काउंटेड द टोटल हेड्स, ये हमारे पास हेड्स हैं जी 70 एंड लेग्स हैं जी 196। हमेशा आपने क्या करना है, लेग्स को 2 पे डिवाइड करना है और उसमें से हेड्स को माइनस कर देना है। तो ये हमारे पास जो है ये आ जाएगा 196 को 2 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास आता है 98 और उसमें से हमारे पास जो हेड्स हैं वो 70 वो माइनस कर देंगे। ये दोनों को माइनस करेंगे, 98 में 70 माइनस कर दिए तो ये 28 हमारे पास रैबिट्स आ गए। अब हमने हेन्स फाइंड करनी है, तो हेन्स हमारी होंगी जो 70 टोटल पेट्स थे, टोटल पेट्स में से 28 माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएंगे हेन्स आ जाएंगे 42 हेन्स हैं, 28 रैबिट्स हैं। क्वेश्चन ये है हाउ मेनी मोर हेन्स आर देयर देन रैबिट्स, हेन्स रैबिट से कितनी ज्यादा है, ये यानी कि ये डिफरेंस फाइंड करना है, हेन्स माइनस रैबिट फाइंड करना है। तो 42 में से 28 माइनस करेंगे 14 आंसर आएगा सी ऑप्शन। अब हम चलते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ जिसमें थोड़ी सी ज्यादा कैलकुलेशन होगी। एवरेज एज ऑफ अली, बिलाल, मोहसिन 27 while the average age of Bilal, Mohsin and Ahmed is 29. If the age of Ahmed is 30, what is the age of Ali? हमने अली की एज फाइंड करनी है। सो अली वाला ग्रुप जो हमारा जो न्यू ग्रुप है और अहमद वाला जो ग्रुप है वो हमारा ओल्डर ग्रुप है। अब इन दोनों ग्रुप्स में देखें तो ये हमारे पास बिलाल एंड मोहसिन ये दोनों में कॉमन है, दोनों में सेम है, ये चेंज नहीं हो रहे हैं। सो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं अली ने रिप्लेस कर दिया है अहमद को, अली ने रिप्लेस किया अहमद को। जब अहमद की जगह पे अली आ गया रिप्लेस करके तो एवरेज एज जो है वो 27 हो गई इंस्टेड ऑफ 29। तो पहले हमारे पास एज 29 थी जब जिस ग्रुप में अहमद था, और जब जिस ग्रुप में अली आ गया तो अली के आने से ये एज 27 हो गई, यानी कि एज में 2 ईयर्स का डिफरेंस आ गया, 2 ईयर्स डिक्रीज हो गई। टोटल ग्रुप में 3 लोग हैं तो मल्टीप्लाई 3 कर देंगे। इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे एवरेज जो डिक्रीज हुई है इट मीन्स अली जो है वो अहमद से यंगर है, अली अहमद से यंगर होने की वजह से एवरेज जो है वो डिक्रीज हुई है। एवरेज इंक्रीज हो जाती है जब वैल्यू बड़ी शामिल करें और एवरेज डिक्रीज हो जाती है जब वैल्यू छोटी शामिल करें। सो अली इज यंगर देन अहमद। कितना यंगर है, ये जो हमने यहाँ पे ऑन एवरेज 2 ईयर्स यंगर है और टोटल 3 लोग हैं तो 3 × 2 6 ईयर यंगर होगा। तो अली की एज जो होगी हमारे पास वो 30 - 6 यानी कि 24 होगी। 24 मीन्स सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज एज ऑफ 10 मेंबर्स इज 20 years. If 25 years old man is replaced by a new, average is decreased by 1 years. अब हमारे पास ये 10 लोग हैं, n हमारे पास 10 है, एवरेज एज हमारे पास 20 ईयर्स है। अब एक पर्सन है जिसकी एज 25 है, उसको रिप्लेस कर दिया गया है एक यंग मैन से, न्यू पर्सन से, जिससे एवरेज डिक्रीज हो गई है। एवरेज में कितना डिक्रीज आया 1 ईयर का। n लोग कितने हैं 10, तो टोटल कितना चेंज आएगा 1 × 10। इसमें इट मीन्स जो न्यू पर्सन है वो जाने वाले पर्सन से, ओल्ड पर्सन से 10 ईयर्स यंगर है, और जो बंदा वहां से गया उसकी एज 25 थी, तो 25 में से 10 माइनस कर देंगे। सो न्यू बॉय विल बी 15 ईयर्स ओल्ड, और 15 ईयर्स ओल्ड मीन ए ऑप्शन। द एवरेज वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज इन अ कंपनी इज 54 kg। ग्रुप के तमाम एम्प्लॉयज का जो वेट एवरेज वेट है वो 54 kg है।
while the average weight of male employees is 60 kg, मेल जो एम्प्लॉइज है उनका एवरेज वेट है 60 kg, एंड दैट ऑफ द फीमेल इज 42 kg, 42 kg फीमेल एम्प्लॉइज का वेट है। इफ द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज इज 30 हमारे पास नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज हैं, तो फीमेल एम्प्लॉइज का जो हमने तादाद वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास ये एवरेज का डिफरेंस, ग्रुप की एवरेज का डिफरेंस और मेल एम्प्लॉयज की एज का और उसकी एवरेज का डिफरेंस, एवरेज वेट का डिफरेंस ये 6 का है, 6 kg का। इसी तरह फीमेल का जो ग्रुप वेट से डिफरेंस है 54 माइनस 42, ये 12 का डिफरेंस है। तो ये हमारे पास आ जाएगी डेविएशन, ये एक पर्सन की, एक मेल की डेविएशन है एवरेज से 6 kg की, और एक फीमेल की डेविएशन है एवरेज वेट से 12 kg की। अब कितनी फीमेल है उसको वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, उनके जो चेंज इन वेट है, यानी कि एन फीमेल एम्प्लॉइज फाइंड करनी है, और मेल कितने हैं, ये 30 हैं। ये दोनों जो है हमारे पास डेविएशन है फ्रॉम द एवरेज ऑफ द ग्रुप वो सेम होगी फॉर बोथ ग्रुप, यानी कि ये दोनों इक्वल होंगे। अब इसको हम यहाँ पे इक्वल रख देते हैं, 30 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई n। अब हमने n फाइंड करना है तो 12 से इधर आके डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास 2 आ गया, 2 इंटू 15 30, सो आंसर इज 15। तो इसका आंसर बी ऑप्शन आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्यूरिंग सेल ऑल प्राइसेस इन द शॉप वर reduced by 5%. In a sale, the price of a refrigerator was reduced by 970. अब एक शॉप के तमाम चीज़ों की जो प्राइसेस डिक्रीज कर दी गई हैं 5% से, तो एक रेफ्रिजरेटर की प्राइस में 970 का डिक्रीज आया है। इसका मतलब 5% ऑफ प्राइस इज इक्वल्स टू 970। कैलकुलेट द नॉर्मल प्राइस, नॉर्मल प्राइस यानी कि पी फाइंड करना है, पी फाइंड करना है तो ये 970 को 5% से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास डिवाइड करते हैं 5% से, तो ये 5 से कट, 5 का मतलब ये हो जाएगा कि ये परसेंटेज है, ये साइन ऊपर हमारे पास यहाँ पे 100 आ जाएगा। अब ये इसको कटिंग कर देते हैं, 5 1 5 47 हो जाएगा, 5 9 45 एंड 5 4 20, तो 19,400 डी ऑप्शन इज द आंसर। ₹400 is invested in an account which pays 10% compound interest. compound interest यहाँ पे सिंपल नहीं है, compound है यहाँ पे। find the total interest earned if the money is left in the bank for 3 years. 3 साल के लिए वो अमाउंट आपने इन्वेस्ट की है, आपने कितना इंटरेस्ट अर्न किया वो आपने फाइंड करना है। अब हम इसको यहाँ पे 3 years है तो हम इसको स्टेप वाइज कर लेंगे। हमारे पास 400 उसकी अमाउंट है और उसका 10% लेंगे, 400 का 10% का मतलब होता है 1/10, 400 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो पहले साल का इंटरेस्ट होगा 40। अब इसको सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो 400 में 40 ऐड कर देंगे। सेकेंड ईयर में जो अमाउंट होगी वो 440 होगी इंस्टेड ऑफ 400 बिकॉज ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसका 10% ले लेंगे, 10% का मतलब अगेन 10 पे डिवाइड करना है, 440 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये 44 आ जाएगा। तो पहले साल का इंटरेस्ट था 40, दूसरे साल का इंटरेस्ट है 44। अब तीसरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए 44 को 440 में दोबारा से ऐड कर देंगे, 440 में 44 को ऐड करते हैं, ये 484 आ जाएगा। अब तीसरे साल के लिए हम प्रिंसिपल अमाउंट है 484, इसका 10% लेना है, 10% अगेन 10 पे डिवाइड करना है तो ये बनेगा 48.4। ये तीसरे साल का इंटरेस्ट आ गया। हमें टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ है वो कैलकुलेट करना है, इन तीनों को ऐड कर देंगे, ये तीनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे ये पॉइंट्स, ये 0 0, ये ऐड करने से ये 4 आ जाएगा और ये 4 + 8 12 हो जाएगा, 1 कैरी होगा तो ये 13, 132.4। तो 132.4 हमारे पास यहाँ पे ये इसके नियरेस्ट अमाउंट ए फिगर बनती है, सो आंसर इज ए ऑप्शन। चूँकि यहाँ पे नन की ऑप्शन नहीं है तो लिहाजा यहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेंगे और 132.4 को अगर हम राउंड कर लें तो 132 ही बन जाता है, और नन अगर हो तो फिर हम इसका आंसर एग्जैक्ट मैच करते हैं, और अगर हम नन की ऑप्शन ना हो तो फिर हम इसमें नियरेस्ट आंसर जो है वो आंसर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट पाइप कैन फिल अ पूल इन 6 hours, सेकेंड पाइप कैन फिल द पूल इन 4 hours, हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन बोथ पाइप्स आर ओपन। अब पहली पाइप 6 hours में फिल कर सकती है, हम यहाँ पे यूनिट टाइम में कितना फिल करेगी वो निकाल लेते हैं। पहली पाइप यूनिट टाइम में फिल करेगी 1/6, सेकेंड पाइप यूनिट टाइम में फिल करेगी 1/4, दोनों पाइप्स मिलके कितना करेंगी ऐड कर देंगे।
अब ये इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, इसका एलसीएम हमारे पास आएगा 12, तो ये बन जाएगा 2 और ये 3, यानी कि 5/12। 1 घंटे में उसके 5/12 पार्ट्स फिल हो जाएंगे। टाइम फाइंड करना तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 5/12 का रेसिप्रोकल लेंगे वो 12/5 आ जाएगा, ए ऑप्शन। अब यहाँ पे हमने रेसिप्रोकल लेना है, क्योंकि जैसे हमारे पास यहाँ पे 5/1 जो है वो 6 आवर में फिल करता है, तो हमने कहा जी 1/6 टाइम वो फिल होगा 1 घंटे में। 1 घंटे में फिल होता है 1/6, तो इसका रेसिप्रोकल यानी कि वो 6 आवर में कंप्लीट हो जाएगा, फुल हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 5/12 जो फिल होता है 1 घंटे में दोनों पाइप से, और टोटल टाइम कितना लगेगा 5/12 का रेसिप्रोकल ले लेंगे। अली कैन डू अ जॉब इन 6 days, Bilal can does the same job in 3 days, Danish does the same in 8 days. How long would it take to complete the work if all 3 are working together? अब ये अली जो है वो एक काम को 6 days में करता है, बिलाल 3 days में करता है, दानिश 8 days में करता है। अब तीनों इकट्ठा करें तो हम इनका यूनिट टाइम का निकालेंगे। एक दिन में कौन कितना काम करता है। अली जो है एक दिन में कितना काम करेगा 1/6 हो जाएगा, 6 का रेसिप्रोकल ले लिया। बिलाल एक दिन में कितना काम करेगा 3 का रेसिप्रोकल ले लेंगे, 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 3 days में वो कंप्लीट कर सकता है। दानिश 8 days में कंप्लीट करता है, एक दिन में कितना काम करेगा 1/8 हो जाएगा। अब तीनों मिलके काम कर रहे हैं, इनको प्लस कर देंगे। अब 6, 3, 8 का एलसीएम 24 होता है, तो 24 आ जाएगा। 6 4 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24 और 8 3 ज़ा 24। एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लिया। 8 + 4 + 3 12 और 12 + 3 15 आ जाएगा, 15/24। ये कैंसिलेशन हो जाती है 3 के टेबल में, 3 5 ज़ा 15 और 3 8 ज़ा 24। तो 5/8 एक दिन में वो काम कंप्लीट करेंगे, 5/8 पार्ट। अगर टोटल उस काम के 8 हिस्से कर लिए जाएं तो उनमें से 5 हिस्से जब वो एक दिन में ख़त्म कर लेंगे। अब टाइम कितना लगेगा, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे 5/8 का। 5/8 का रेसिप्रोकल होता है 8/5, जो कि डी ऑप्शन इज द आंसर। 127 नंबर क्वेश्चन, अली कैन कंप्लीट एन असाइनमेंट इन 24 hours. How much time Ali, Bilal and Danish and Fahim can complete the same assignment? अब ये अली की बात आ रही है, एक पर्सन है, एक पर्सन हो तो ये 24 hours में ये काम कंप्लीट होता है, एक आदमी हो तो। अली, बिलाल, दानिश एंड फहीम ये 4 लोग हो जाएं तो कितने टाइम में कंप्लीट होगा, ये हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पे हमारे पास ये चूंकि लोग ज़्यादा हो गए हैं, इसका मतलब टाइम उसमें कम लगेगा, तो आंसर जो होगा 24 से कम होना चाहिए। तो इसका मतलब डी ऑप्शन और बी ऑप्शन क्रॉस हो जाएगी। सो आंसर कैन बी ए ऑप्शन और सी ऑप्शन। अब यहाँ पे ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, लोग ज़्यादा हो गए, काम टाइम कम लगेगा, तो ये हमारे पास अपवर्ड एरो और ये डाउनवर्ड एरो, तो ये हमारे पास ये रिलेशन बनेगा x/24 इसकी फ्रैक्शन बनेगी और 1/4। ये 24 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे जाके, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास कैंसिलेशन करने के बाद 6। तो 6 hours में वो चारों मिलकर इस असाइनमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं, जिसको अली जो है 24 hour का टाइम लेता है कंप्लीट करने में। अ मैन वर्क्स 40 hours इन ऑर्डर टू अर्न 140। वो 40 hours काम करता है 140 रुपए अर्न करने के लिए। Assuming the same rate per hour, calculate how much he will earn in 8 hours time. 8 hours टाइम में कितना वो अर्न करेगा, ये हमने फाइंड करना है। अब जितना ज़्यादा टाइम वो काम करेगा उतनी ज़्यादा अर्निंग होगी, जितना कम टाइम वो काम करेगा उतनी कम अर्निंग होगी, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा तो इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे, ये एरोज हमारे दोनों अपवर्ड आ जाएंगे। इनवर्स में यहाँ पे इनवर्स था तो एक एरो अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, यहाँ पे डायरेक्ट है, एक दोनों एरोज अपवर्ड आएंगे। तो x/140 इक्वल्स टू 8/40। ये 140 से इधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 आ जाएगा और 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 28। सी ऑप्शन इज द आंसर। इन अ फोर्ट देयर आर प्रोविजन फॉर 1000 मैन फॉर 8 days। इफ ओनली 500 मैन आर देयर, तो हमारे पास 1000 मैन के लिए 8 days की फूड है, और अगर 500 मैन हो तो फिर कितने डेज की फूड होगी, ये हमने फाइंड करनी है। अब चूंकि आंसर हमारे पास ये लोग कम हो गए हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन होगा, ये लोग कम हो गए हैं तो डेज हमारे पास ज़्यादा हो जाएंगे, तो 8 से ज़्यादा आंसर, 8 आंसर बी ऑप्शन नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, डी ऑप्शन नहीं हो सकता, आंसर इज ए ऑप्शन 16। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे, x/8 इज इक्वल्स टू 1000/500। ये 2 0 इससे कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास यहाँ पे ये 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा, 8 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 आंसर आ जाएगा। 133 नंबर क्वेश्चन। अब हमारे पास यहाँ पे ये भी डिक्रीजिंग सीक्वेंस है,
तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस में हमारे पास यहाँ पे आंसर जो है वो हम ट्राई करते हैं जी 162 और 243, इन दोनों को माइनस करते हैं। 243 को में से 162 को माइनस करें तो आंसर 81 आता है। फिर 162 में से 108 माइनस करें तो आंसर हमारे पास जो आता है 54 आता है। इसी तरह से 108 में से 72 माइनस करें, 108 में से 72 माइनस करें तो आंसर 36 आता है। अब 72 में से क्या माइनस करें तो हमारे पास नेक्स्ट इसका आंसर आएगा। अब यहाँ पे इनमें से मैं ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं। हम यहाँ पे इस पे रख के देख लेते हैं। 50 को पहले ट्राई करते हैं। यहाँ पे 50 अगर हम रखें तो 50 का हाफ 25, तो क्या 72 और 50 को माइनस करें 25 होता है? नहीं होता, लिहाजा ये ऑप्शन जो है ये क्रॉस हो जाएगी, ये आंसर नहीं है। अब हम 48 को ट्राई करते हैं। 48 यहाँ पे रखते हैं। 48 का हाफ 24 होता है। अब 72 में से 48 माइनस करें तो आंसर 24 होता है। सो ये हमारे पास इसका मतलब यहाँ पे आंसर जो हमारे पास ऑप्शन आना चाहिए 48 आनी चाहिए। अब 72 माइनस 48 करेंगे। इसी तरह से 48 में से माइनस करें तो हमारे पास ये, अब नेक्स्ट हमारे पास टर्म है 32। अब 48 में से 32 माइनस करने, 48 में से 32 माइनस करें तो 16 होता है। 16 जो कि हाफ है 32 का, इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन है 48, दैट इज द राइट ऑप्शन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 134 की तरफ। इसका आंसर आ गया हमारे पास बी ऑप्शन 48। ये भी हमारे पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। 500 में से अगर हम 25 माइनस करें तो आंसर 475 होता है। 475 में से 50 माइनस करें तो ये 425 होता है। इसमें से अब 25, 50 नेक्स्ट यानी कि 75 माइनस करेंगे तो 350 बनता है। 350 में से माइनस 100 करें तो 250 बनता है। अब इस पैटर्न को देखते हुए 25, 50, 75 नेक्स्ट 125, अब हमें 125 माइनस करेंगे 250 में से तो आंसर हमारे पास 125 आ जाएगा। 125 एंड 125 इज द डी ऑप्शन। इफ 720 ये हमारे पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सेकंड टर्म ही मिसिंग है। हम यहाँ पे इसको एंड से शुरू कर लेते हैं। ये नंबर स्पीड से इंक्रीज हो रहे हैं तो लिहाजा यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे, रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे। 1 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 होता है। 6 को 30 को 6 पे डिवाइड करें 5 आता है। 120 को 30 पे डिवाइड करें 4 आता है। इन अदर वर्ड्स 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30, 30 को 4 से मल्टीप्लाई किया 120। अब इसको हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 को, ये 360 आ जाएगा। और 360 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 720 आ जाएगा। सो आंसर इज 360, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में 10 years ago फादर वाज 7 times, तो 10 years ago यानी कि 10 साल पहले। अब हम इसको हम बैक सॉल्व करना चाहें तो बैक सॉल्व भी हम ट्राई कर सकते हैं। 10 ईयर फादर की एज इस वक्त प्रेजेंट एज एफ है, सपोज कर लेंगे 10 years ago -10 कर देंगे। और उसके बाद सेकंड पर्सन जो है सन है, सन की एज 10 years ago, वो भी हम 10 years ago लेंगे, s-10 हो जाएगी। अब यहाँ पे 10 years ago फादर वॉज 7 times एज ओल्ड हिज सन, ये फादर वॉज 7 times एज ओल्ड एज हिज सन, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। 2 years hence, 2 साल बाद हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी f+2, हेंस का मतलब होता है 2 साल बाद, यानी कि आफ्टर फ्यूचर, ट्वाइस द एज, ट्वाइस ऑफ हिज एज, यानी कि फादर की एज का ट्वाइस, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह सन की एज 2 साल बाद कितनी हो गया, s+2। विल बी का मतलब इक्वल आ गया, 5 times यानी कि 5 से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे हमारे पास 2 रिलेशंस बन गए। हमें फाइंड करना व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो हम यहाँ से f की वैल्यू, ये जो है ये f की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं f की जगह पर। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, ये f की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं f = 7s - 70 + 10। तो ये बन जाएगी f की वैल्यू आ जाएगी 7s - 60। ये वाली वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं इसके अंदर। यहाँ पे 2f और f की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 7s - 60, और ये 2 2 4 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, +4 हो जाएगा, और इक्वल्स टू 5s + 10, 2s को मल्टीप्लाई करेंगे ये 1, ये 14s आ जाएगा, माइनस ये करेंगे
60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 हो जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा इक्वल्स टू 5s प्लस 10। ये 14s में से 5s माइनस करेंगे 9s आ जाएगा। ये 120 माइनस और प्लस 4 करेंगे माइनस 16 आएगा, तो वो उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो प्लस 116, तो ये बन जाएगा 9s इज इक्वल्स टू 126 हो जाएगा। 126 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर 14 इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 143 नंबर। एट बेसबॉल गेम हमीद वाज सिटिंग इन सीट 253 में सीट पे हमीद बैठा हुआ है। मारिया वाज सिटिंग टू द राइट, तो अगर ये इसका राइट है हमारे पास तो यहाँ पे ये सीट 254 होगी, तो राइट साइड पे जो वो मारिया है, राइट ऑफ हमीद मारिया है इन सीट 254। इन द सीट टू द लेफ्ट ऑफ हमीद, इसका मतलब ये सीट उसकी लेफ्ट साइड पे होगी, ये इसकी हमीद के राइट साइड है तो ये लेफ्ट साइड होगी। तो हमीद के लेफ्ट साइड पे जो सीट होगी वो 252 होगी, उसमें गुफरान वाज सिटिंग, उसमें गुफरान है। इसी तरह से इंजी वाज सिटिंग द लेफ्ट ऑफ गुफरान के लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पे इंजी होगा और उसकी सीट नंबर होगा 251। तो इसका मतलब वर्ड इन विच सीट टू इंजमाम इज सिटिंग, तो इंजमाम इज सिटिंग इन सीट 251 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 144 से 146 तक हमारे पास ये 3 क्वेश्चंस, उनके लिए डाटा हमारे पास है। Q इज द सिस्टर ऑफ V, Q इज द सिस्टर ऑफ V, हम यहाँ पे बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे मेल को और फीमेल को रिप्रेजेंट करेंगे ओवल शेप से। तो हमारे पास यहाँ पे है जी Q इज सिस्टर ऑफ V, ये हमारे पास है जी Q, ये सिस्टर है V की, तो V यहाँ पे इस तरह से बना देंगे हमारे पास। V इज ब्रदर ऑफ R, V ब्रदर मेल है, मेल के लिए बॉक्स आ जाएगा, ब्रदर ऑफ R, तो ये R आ गया। ये सिस्टर ब्रदर के लिए सिंगल लाइन हम लगाते हैं। उसके बाद हमारे पास T इज वाइफ ऑफ P, अब ये T और P दोनों का जिक्र इसमें नहीं है, हम अलहदा से बना लेंगे। T इज वाइफ फीमेल ऑफ P, ये डबल लाइन हम शो करेंगे हस्बैंड वाइफ के लिए, तो T इज वाइफ ऑफ P। हुज फादर इज W, इस P के फादर W है, मेल अगेन, ये बॉक्स आ जाएगा। S इज हस्बैंड ऑफ Q, S जो है Q के हस्बैंड है, तो यहाँ पे S को हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। U इज सन ऑफ V, U जो V का सन है, तो ये सन यहाँ पे हम इसको डाउनवर्ड हम इसको बना देंगे। P इज फादर ऑफ Q, P जो है वो फादर है Q के। अब ये वाला जो हमारे पास हमने ट्री बनाया था, ये वाला पोर्शन, इसको हम यहाँ पे ऊपर फिट कर देंगे। T जो फादर है Q के, इसका मतलब वो फादर होंगे V के भी और R के भी, तो यहाँ पे इसको हम लगा देंगे इस तरह से। ये हमारे पास यहाँ पे ये P आ जाएगा, P इज फादर ऑफ Q और T इज मदर ऑफ Q एज वेल एज V एंड R, और P के फादर जो है वो W है, तो यहाँ पे हमारे पास ये हमारा फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया। अब हम चाहें तो इसको अरेज कर सकते हैं इस वाले को, तो हमारे पास इसमें अब हम आंसर्स कर सकते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है हाउ U इज रिलेटेड विद T, U का T के साथ रिलेशन, ये U हमारे पास और ये T, U जो है वो T का ग्रैंड सन होगा, तो U इज ए ग्रैंड सन ऑफ T। हमने ये रिलेशन U का बताना है विद रिस्पेक्ट टू U, तो इसलिए ये ग्रैंड सन होगा। T जो है वो ग्रैंड मदर है, लेकिन हमने U का बताना है, सो ही इज अ ग्रैंड सन। हाउ S इज रिलेटेड विद R, इसी तरह से हमने S का बताना है रिलेशन R के साथ, तो S जो है वो Q का हस्बैंड है, Q जो है वो R की सिस्टर है, तो लिहाजा यहाँ पे ये ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, तो S इज ब्रदर इन लॉ ऑफ R। हाउ W इज रिलेटेड विद R, ये हमारे पास W इसका रिलेशन बताना है, हमने W का रिलेशन विद R के साथ बताना है, तो W जो है इज ए फादर ऑफ P एंड P इज फादर ऑफ R, सो W इज ग्रैंड फादर, तो W इज ग्रैंड फादर मीन A ऑप्शन। Question 147, if a girl X married to this family, how P is related to X। यहाँ पे हमारे पास ये एक कपल है, ये भी कपल है हमारे पास। अब यहाँ पे इसके ये V भी ऑलरेडी मैरिड है, क्योंकि इसका ये सन है U, इट मीन्स U इज द ओनली पर्सन विच इज अनमैरिड एंड अ मेल। R के हमें यहाँ पे जेंडर चूंकि क्लियर नहीं किया था, हम यहाँ पे R के साथ इसका रिलेशन नहीं बना सकते। U की जेंडर हमें क्लियर है, मेल है, तो यहाँ पे गर्ल इसकी यहाँ पे इसके साथ जो है वो मैरिज अरेंज हो सकती है। यहाँ पे G इफ X इज अ गर्ल, X हमारे पास यहाँ पे क्योंकि ये गर्ल है, तो लिहाजा यहाँ पे ये इसका
ये बनते हैं यहाँ पे इनका रिलेशन। अब हमने ये बताना है व्हाट इज द रिलेशन ऑफ P इज रिलेटेड, दिस P इज रिलेटेड टू X। P जो है वो इसके यहाँ पे ग्रैंडफादर बन जाएंगे। P इज अ ग्रैंडफादर ऑफ, क्योंकि वो ग्रैंडफादर हैं U के, सो दिस वे इज ऑल्सो ग्रैंडफादर ऑफ X। तो ये A ऑप्शन इज आंसर। नाउ हमारे पास 147 से 150 क्वेश्चंस के लिए हमारे पास डाटा है। G, H, J, K, L, M, N, O are honored as at special ceremony. In arranging the seat, it was decided that three of these players H, M, and O are also varsity football player. ये हमारे पास तीनों जो है फुटबॉल प्लेयर्स भी हैं। Two of them K and N are also basketball player ऑन द varsity टीम। 2 जो है K और N ये बास्केटबॉल प्लेयर हैं। नो एथलीट इन 2 स्पोर्ट्स शुड बी सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर। 2 स्पोर्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ उनके प्लेयर्स नहीं बैठ सकते। तो हमारे पास यहाँ पे इसके 3 ग्रुप्स हम कह लेते हैं। एक हमारा ग्रुप है जी H, M एंड O का, दूसरा ग्रुप है हमारे पास K एंड N का, और बाकी जो बच गए हमारे पास तीसरा ग्रुप जो हमारे पास है वो जो बच गए हैं वो G है, G के बाद J बच गया है, J के बाद L बच गया है और L ये हमारे पास बच गया। ये टोटल हमारे पास जो है 8 प्लेयर्स पूरे हो गए। 3 + 3 6 और 2 8। अब यहाँ पे हमारे पास ये 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। 2 डिफरेंट ग्रुप्स के जो एक उसने कहा नो एथलीट्स ऑफ 2 स्पोर्ट्स इन 2 नो एथलीट इन 2 स्पोर्ट्स शुड बी सीटेड नेक्स्ट टू वन अनदर। ये सारे के सारे बेसबॉल प्लेयर्स हैं। बेसबॉल के साथ ये फुटबॉल प्लेयर्स भी हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे ये फुटबॉल प्लेयर्स भी हैं और ये बेसबॉल प्लेयर्स भी हैं। जबकि सेकंड हमारे पास ये बास्केटबॉल प्लेयर्स भी हैं और ये बेसबॉल प्लेयर्स भी हैं, बेसबॉल प्लस बास्केटबॉल। और ये जो लास्ट वाले हैं ये सिर्फ बेसबॉल प्लेयर्स हैं, ये एक ही गेम खेलते हैं, इनकी एक से ज़्यादा गेम्स नहीं है। अब ये जो 2 गेम्स वाले प्लेयर्स हैं, ये 2 ग्रुप्स हैं, ये नेक्स्ट टू ईच अदर इनके प्लेयर्स नहीं बैठ सकते। यानी कि एज के साथ K या एज के साथ N या N के साथ M या N के साथ O, ये इकट्ठे इस तरह से नहीं बैठ सकते। ये लास्ट में हमें बताया नो एथलीट इन 2 स्पोर्ट्स विल बी सीटेड नेक्स्ट टू एन अदर 2 स्पोर्ट्स गेम। यानी कि ये आपस में एज के साथ G हो सकता है, ये एक गेम का एथलीट है, ये 2 गेम्स का। 2 गेम्स वाला 1 गेम वाले के साथ बैठ सकता है, लेकिन 2 गेम्स वाला अनदर 2 गेम्स वाले के साथ नहीं बैठ सकता। तो अब हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन is possible in order to the arrangement of the seats assignment as planned। अब यहाँ पे हमारे पास देखें, ये हमारे पास A ऑप्शन है H G K J। H G के साथ है, G K के साथ है और K J के साथ है। यहाँ पे हमारे पास ये 2 स्पोर्ट्स गेम है H वाला, और उसके बाद K 2 स्पोर्ट्स गेम है, जबकि G और J जो है ये सिंगल स्पोर्ट्स गेम है, लिहाजा ये पॉसिबल है, अलाउ है। एज और के ये भी 2 स्पोर्ट्स गेम है, ये भी 2 स्पोर्ट्स गेम है, लिहाजा इकट्ठे नहीं बैठ सकते, ये क्रॉस हो जाएगा। J K और M, K भी 2 स्पोर्ट्स गेम है और M भी 2 स्पोर्ट्स गेम है, लिहाजा ये भी क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास H, ये भी 2 स्पोर्ट्स गेम है, 2 स्पोर्ट्स प्लेयर है, ये भी 2 स्पोर्ट्स प्लेयर है, लिहाजा ये भी क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास K एंड N, ये भी 2 स्पोर्ट्स प्लेयर है, ये भी 2 स्पोर्ट्स, ये भी क्रॉस हो जाएगा। सो आंसर इज A ऑप्शन। इसमें हमारे पास जो है वो 2 स्पोर्ट्स प्लेयर जो है वो कंसेक्टिव नहीं है, साथ साथ नहीं है, एडजेसेंट नहीं है, ये आंसर आ जाएगा हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट सिट नेक्स्ट टू M, इनमें से कौन M के साथ नहीं बैठ सकता। M हमारे पास 2 स्पोर्ट्स प्लेयर है, M के साथ जो है वो H नहीं हो सकता, O नहीं हो सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट सिट नेक्स्ट, अब इसके साथ G सिंगल, ये M जो है वो 2 स्पोर्ट्स प्लेयर है, G J L ये बैठ सकते हैं, G बैठ सकता है, J बैठ सकता है और G एंड J ये भी बैठ सकता है, L ये भी बैठ सकता है क्योंकि ये भी सिंगल स्पोर्ट्स है। K अगेन 2 स्पोर्ट्स है, ये नहीं बैठ सकता, लिहाजा आंसर इज D ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास है जी बिफोर ऑल एथलीट्स आर सीटेड देयर आर 2 वेकेंट सीट्स ऑन ईदर साइड्स ऑफ N which 2 सीट्स may occupy these। Before all athletes are seated, there are 2 vacant seats on either side of N। N के दोनों साइड पे एक एक सीट खाली है। Which 2 athletes may occupy these seats। N जो हमारे पास 2 स्पोर्ट्स गेम है, 2 स्पोर्ट्स प्लेयर है,
लिहाजा इसके साथ जो है वो जी, जे एंड एल में से हो सकता है। तो जी, जे एंड एल का कॉम्बिनेशन हम देखेंगे। जी एंड के नो, के 2 स्पोर्ट्स प्लेयर है। जी एंड एल यस ये हो सकता है। जी एंड एच, ए 2 स्पोर्ट्स प्लेयर है, नो। एल एंड ओ, ओ जो है 2 स्पोर्ट्स प्लेयर है, नो। और एम एंड जे, एम 2 स्पोर्ट्स प्लेयर है, ये भी नो। सो आंसर इज बी ऑप्शन। ये जी और एल दोनों सिंगल स्पोर्ट्स प्लेयर है, और एन जो है 2 स्पोर्ट्स प्लेयर है। तो इस साइड पे जी और इधर एल, ये इस तरह से पॉसिबल है ये इनकी सीटिंग। तो ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। दोबारा से इसको देखिएगा, दोबारा से इसके गो थ्रू कीजिएगा और अपनी मिस्टेक्स को एवेल्यूएट कीजिएगा। अगर मैंने कोई मिस्टेक की है तो उसको ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज़।